अरे महारानी, कब तक बच्चे का बहाना करके बैठी रहोगी? कब से कह रही, बेटी दामाद आने वाले हैं, खाने की तैयारी कर लो। समझ में नहीं आती तुम्हें बात? काफी गुस्से में गरजती हुई बोल पड़ी निकिता जी। सास की बात सुन खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मासूम सी बेटे को देखते हुए बोला, माँ जी कैसे उठूं? देख रही है ना आप, कितना तेज बुखार है बाबू को। 1 मिनट भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसे में कैसे खाना बनाओ? आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है? बाहर से ऑर्डर कर दूं? तुम्हारे बाप ने भेजे हैं पैसे बाहर से ऑर्डर करने के लिए। और क्या कह रही हो तुम? बैठ के बाबू के पास बैठी हो ना, वो तो सोए है आराम से। तो जाकर खाना बनाओ चुपचाप से। दामाद के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जितना सामान बोला है सब कुछ बन जाना चाहिए। और मीठे में तो गाजर का हलवा चाहिए ही चाहिए। कहते हुए गुस्से में निकिता जी चली गई और हॉल में जाकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। इधर जब खुशी ने देखा कि उसकी बाबू की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा, बुखार और तेज होता जा रहा, बाबू बुखार से तप रहा, तो भागते हुए निकिता जी के पास जाकर कहती है, माँ जी प्लीज़ जल्दी से गाड़ी बुलवा दीजिए। बाबू को डॉक्टर के पास ले जाना है, बहुत ज़रूरी हो गया है। बाबू को घर की दवाई से कोई आराम नहीं हुआ, बुखार बढ़ता ही जा रहा। अच्छा, अब बाबू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी मंगाकर गाड़ी की कीमत दूँ, डॉक्टर की फीस दूँ, फिर दवाई की दूँ। अच्छा खासा तुमने 5-6 हज़ार का बिल तैयार कर दिया बैठे बैठे। रुको, लेकर आती हूँ मैं दवाई। कहते हुए निकिता जी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाकर बताकर दवाई ले आती है। दवाई खाते ही बाबू को उल्टियाँ होने लगी। बिल्कुल आराम ना हुआ बाबू को। वो परेशान हो गई। खुशी बाबू को गोद में लिए रो पड़ी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। बार बार अपने पति राजेंद्र को फोन लगा रही थी, लेकिन राजेंद्र का फोन लग ही नहीं रहा था। वो 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से गया था। रो पड़ी खुशी। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या करे, कहाँ जाए? तभी निकिता जी फिर गुस्से में कड़कते हुई आवाज में बोलती है, अरे बहू, कुछ तो शर्म कर लो। आज तो तुम मेरी इज्जत की लुटिया ही डुबो दोगी। कितनी बार बोला मैंने कि दोपहर होने वाली है, खाने का नामो निशान तक नहीं है। अरे अभी तक तुमने गाजर का हलवा भी नहीं बनाया। पता है ना दामाद जी को कितना पसंद है। लगातार बाबू के पास बैठी हो। अरे बैठने से उसको आराम हो जाएगा तो मैं बैठ जाती हूँ। जाकर तुम खाने की तैयारी करो। सास की बातें खुशी के दिल को और भी छलनी कर देती। माँ जी, बाबू को इस दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा। आप प्लीज़ गाड़ी बुला दीजिए। डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। माँ जी प्लीज़ समझिए, उसकी हालत खराब होता जा रहा है। अरे बहू, छोटी मोटी बीमारी में तुम लोग इतना घबरा जाते हो, समझ में ही नहीं आता मुझे। अरे दवाई है, धीरे धीरे आराम करेगी। उसे सुला दो और छोड़ दो उसे। धीरे धीरे सोने दो। थोड़ी देर सोएगा तो आराम हो जाएगा। मैंने भी बच्चे पाले हैं, कोई तुम नई माँ नहीं बनी हो। माँ जी, बाबू की उल्टियाँ नहीं रुक रही। माँ जी, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और बहू, तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं बैठी हूँ इसके पास, तुम जाओ खाने की तैयारी करो। खुशी समझ गई कि निकिता जी के आगे रोकर कुछ भी नहीं होगा। खुद का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था, बाहर निकलने नहीं देगी। और वो जाएगी भी तो कहाँ जाए? गाड़ी बुलाएंगे नहीं, न घर से बाहर जाने देगी। और राजेंद्र का फोन भी नहीं लग रहा। फोन लगाकर होगा भी क्या? राजेंद्र दूर गए हुए हैं, उन्हें तो आने में टाइम लगेगा। जब खुशी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत अपने भाई को फोन मिलाया और सारी बात बताकर उसे तुरंत बुलाई। भाई के आने से पहले खुशी ने अपना और बाबू के कुछ कपड़े पैक कर लिए। करीब आधे घंटे बाद ही खुशी का भाई भी आ जाता है। खुशी के भाई को देखते ही निकिता जी का भव तन जाती है। अरे बेटा, क्या बात है? माँ जी, वो मुझे दीदी ने बुलाया था। बाबू की तबीयत ठीक है नहीं है ना, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अरे तो हम क्या मर गए थे बेटा? हम भी तो दिखा ही रहे थे डॉक्टर के पास। बताओ, भागकर मैं डॉक्टर के पास से दवा ले आई थी कि नहीं? फिर भी तुम्हें बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से दिखा कर लाओ। बहू जरा जल्दी जाओ,
जल्दी जाओगी तभी तो घर का काम भी पड़ा हुआ है। भाई मेहमान आने वाले हैं, बेटा जरा जल्दी करना। अब निकिता जी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब खुशी का भाई जाएगा डॉक्टर के पास, उसके खर्चे ले लेंगे, उसके पैसे ले लेंगे। निकिता जी बड़ा ही मीठा बोलते हुए खुशी के पास गई। बहू जल्दी जा, बेटे को दिखा के वापस भी तो लाना है, देखो क्या कहता है डॉक्टर, और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। खुशी ने कुछ भी नहीं बोला, धीरे से अपना बैग भाई को पकड़ाया और बाबू को गोद में लेकर निकल पड़ी। बैग देखते ही निकिता जी ने कहा, बहू ये बैग कैसा? अब बैग ले जाने की क्या जरूरत है? आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, जल्दी जाओ जल्दी आओ। नहीं माँ जी, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर, कभी नहीं आऊँगी। ऐसे घर में मुझे बिल्कुल नहीं रहना जहाँ पैसों की खातिर मेरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं सुबह से आपसे पैसे मांग रही हूँ, गाड़ी बुलाने के लिए कह रही, लेकिन आपने ना पैसे देने को तैयार है ना गाड़ी बुलाने को तैयार है। अगर आपने टाइम पर पैसे दे दिए होते, गाड़ी बुला दी होती, तो मेरी बाबू की हालत इतना नहीं बिगड़ता। मैं जा रही हूँ अपने मायके और कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी, ऐसे घर में जहाँ बस मुझसे काम की उम्मीद की जा रही है। आपकी बेटी दामाद आ रहे हैं तो खुद बनाओ और खुद सेवा करो, गाजर का हलवा बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुद की बेटी के लिए इतनी परेशानी और मेरी बेटे के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। खबरदार बहू, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। भाई को देखकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? शर्म करो, दवाई लेकर आई थी मैं उसके लिए, और धमकी किसको देती हो? मत आना, कभी मत आना, जरूरत भी नहीं है, नहीं बुलाऊंगा मैं तुम्हें। जैसे जा रही हो ना वैसे ही मुंह उठाकर आओगी, नहीं जरूरत है तुम्हारी, मैं देख लूंगी अपना घर। माँ जी, मोहल्ले के डॉक्टर की दवाई और बिना मरीज को देखकर ये कैसी दवाई देती होगी? कुछ तो आराम होना चाहिए ना। सुबह की आई दवाई से आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही बात? और रही बात यहाँ आने की, तो मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। ऐसे लोगों के बीच में जहाँ किसी की जान की कीमत से भी ज्यादा रुपए को अहमियत दी जाए। कहते हुए खुशी चली गई। खुशी सीधे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब बाबू को देखा, उसे तुरंत एडमिट कर लिया, क्योंकि उल्टियों की वजह से, कुछ ना खाने पीने की वजह से बाबू काफी कमजोर हो गया था। ऊपर से बुखार तेज था, सर में दर्द था, उसे टाइफाइड हुआ था और बहुत ही बुरी तरह से वो कमजोर भी हो गया था। खुशी ने अपने ससुराल में फोन करके बाबू के एडमिट होने की बात नहीं बताई। खुशी के जाने के बाद निकिता जी भी बेटी दामाद को सारी बात बताकर 2 दिन बाद खाने पर बुलाया। 2 दिन बाद जब राजेंद्र आता है तो निकिता जी अपने हिसाब से राजेंद्र को सारी बात बता दी। गुस्से में राजेंद्र खुशी को फोन करता है। खुशी, ये क्या तरीका है? तुम मायके जाके बैठ गई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी पीठ पीछे तुम माँ से लड़ती हो, झगड़ती हो, मायके चली गई। पति की बात सुनकर रो पड़ी खुशी। उसने राजेंद्र को बस इतना ही कहा, राजेंद्र अब माँ को बिना कुछ बोले जो एड्रेस भेज रही हूँ वहाँ पर चले आओ और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। खुशी ने अस्पताल का पता बताकर फोन काट दिया। राजेंद्र तुरंत ही आधे घंटे के अंदर में अस्पताल पहुंच गया। बाबू को एडमिट देख भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब बाबू के बारे में, उसके तबीयत के बारे में राजेंद्र को बताया, राजेंद्र वही सर पकड़ के रो पड़ा। उसके बाबू की हालत इतना खराब था, उसे पता भी नहीं था। भागते हुए खुशी के पास गया। खुशी, ये क्या है? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि बाबू की इतनी तबीयत खराब है। तुम माँ हो तो मैं भी तो बाप हूँ उसका। राजेंद्र की आंखों में आंसू थे। राजेंद्र, मैंने तुम्हें बहुत फोन किया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने माँ जी को बोला भी, माँ जी गाड़ी बुला दीजिए, बाबू को डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद माँ जी को बाबू की जान से ज़्यादा प्यारे पैसे थे, इसलिए उन्होंने मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई ले आई, वो भी आराम ना हुआ। उसके बाद भी माँ जी बाबू को दिखाने को तैयार ही नहीं थे। इधर उधर से दवाई ला ला कर खिलाए जा रही थी। दवाइयों का उल्टा सीधा असर बाबू के ऊपर हुआ। फिर भी माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस गाजर का हलवा और बेटी दामाद के स्वागत की तैयारी करनी थी। राजेंद्र, बाबू की जो भी हालत हुई है ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुई है। अगर मेरे बाबू को कुछ भी हो गया ना
तो मैं तुम्हारी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूंगी। सारी बात सुनकर राजेंद्र खुद परेशान था, हैरान था कि उसकी अपनी माँ उसके बच्चे के साथ ऐसा कर रही थी, उस मासूम बच्चे के साथ, जबकि राजेंद्र अपनी सारी सैलरी का पैसा अपनी माँ को देता था, क्योंकि शुरू से ही निकिता जी घर की सारी जिम्मेदारी देखती थी। घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, किसे क्या देना है, रिश्तेदारों तक की जिम्मेदारी निकिता जी पर ही थी। इसलिए राजेंद्र उनको अपनी सैलरी का पैसा देकर निश्चिंत रहता था कि माँ सब कुछ देख लेंगी। लेकिन आज उसे पता चला कि माँ सब कुछ तो देखती है, बस उसके परिवार को छोड़कर। डॉक्टर से बात करके राजेंद्र बाबू का अच्छे से अच्छा इलाज करवाता है। करीब 2 घंटे बाद निकिता जी का फोन आता है। राजेंद्र बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी जीजाजी आए हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम आते ही निकल गए। पहली बार ऐसा हुआ कि राजेंद्र को अपनी माँ की बातें कांटों की तरह लगी। जी मैं आया। फोन पर ही माँ से पूछे कि उसने उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अस्पताल था, वहाँ पर चीखना चिल्लाना नहीं था, इसलिए राजेंद्र मनमार कर रह गया। लेकिन जब बार बार निकिता जी का फोन आने लगा तो राजेंद्र कुछ सोचते हुए खुशी से कहता है, खुशी तुम थोड़ी देर बाबू का ध्यान रखो, मैं बस गया और आया। नहीं राजेंद्र, मैं अब अकेली नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने बाबू को ऐसी हालत में नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारे नहीं रहते हुए मैंने बहुत झेला है, कहते हुए रो पड़ी खुशी। खुशी की बात सुन राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला रुध गया। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, खुशी बस आधा घंटा दे दो मुझे, इसके बाद मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुशी ने कुछ भी नहीं कहा। राजेंद्र तुरंत अपने घर जाता है। जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो खाने की टेबल पर उसके बहन, जीजाजी, माँ बैठी किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। पनीर की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता, पापड़, अचार, पुलाव, दही भल्ले और साथ ही साथ सबका फेवरेट गाजर का हलवा। इतना सब कुछ माँ ने बनाया था। राजेंद्र ने ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर तो बाबू को लेकर जरा सा भी चिंता नहीं थी, बल्कि बेटी और दामाद को देखकर चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। हंसी देखते ही बन रही थी। जैसे ही निकिता जी की नज़र राजेंद्र पर पड़ी, चेहरा तुरंत ही मुरझा गया। निकिता जी राजेंद्र के पास जाकर कहती है, बेटा तुम कब आए? आओ बैठो। कैसे है बाबू? आराम तो है ना उसे? आओ, थके होंगे, बैठो। देखो तुम्हारे जीजाजी और दीदी आई है, इनके साथ बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारा भी खाना लगा देती हूँ। राजेंद्र ने बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। कैसे माँ उसे देखते ही एकदम से बदल गई, एकदम से सीरियस हो गई। लेकिन इस सीरियस में भी बेटी दामाद को इम्पोर्टेंस देना नहीं भूली। माँ, मैं यहाँ बैठने और तुम्हारी तरह तरह के पकवान खाने नहीं आया हूँ। मेरा बाबू और मेरी पत्नी 2 दिन से बिना खाए पिए पड़ी है और मैं ये पकवान कैसे खा सकता हूँ? और माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। आप इतने पकवान बना ली, आपको जरा सी भी बाबू की चिंता नहीं है? क्या हालत बना दिया है आपने उसका? मैंने क्या किया बेटा? और क्यों 2 दिन से नहीं खाई है? माँ बेटा मायके ही तो जाकर बैठी है ना। अच्छा, अब समझी। तो महारानी ने चढ़ा दिया मेरे खिलाफ मेरे बेटे को। नहीं तो आज तक तुमने कभी भी अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं की थी बेटा। शायद यही मेरी गलती है माँ, जो आज तक मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं की। मैंने अपनी पत्नी को भी कभी मालकिन नहीं समझा, उसे भी कोई हक नहीं दिया, क्योंकि आप इस घर की बड़ी थी। मैंने अपने पैसे रुपए, अपनी सारी सैलरी आपको देता था ताकि आप सबका ख्याल बराबर रखेंगे, घर की बड़ी मुखिया हो, ये ख्याल रखा। आपने मेरे बाबू को मौत के मुंह में ढकेल दिया और यहाँ पर बैठ के पकवान बना रही हो। माँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आज मेरी बाबू की जो भी हालत है आपकी वजह से है। अगर बाबू को कुछ भी हो गया ना तो तरस जाओगी आप अपने बेटे का मुंह देखने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरे कुछ सामान रह गया, उसे लेने आया हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। अपनी पत्नी और बाबू को लेकर कहीं और किराए के मकान में रहूँगा, लेकिन ऐसा अपना घर और ऐसे अपनों के साथ
बिल्कुल भी नहीं रह सकता मैं। कहते हुए राजेंद्र तुरंत अपने कमरे में गया। अपना, खुशी का और बाबू के कुछ कपड़े पैक करके तुरंत ही निकल गया। निकिता जी राजेंद्र को रोकती रह गई, रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन राजेंद्र की आंखों के आगे इस समय बाबू का हालत था। आखिर था तो वो भी एक बाप ही ना। निकिता जी की उसने एक ना सुनी और तुरंत ही बैग लेकर निकल गया हॉस्पिटल। बैग के साथ उसने खुशी को उसकी माँ के पास भेजा नहाने के लिए और खुद हॉस्पिटल में बाबू के पास रुका। करीब 10 दिन बाद बाबू को आराम हुआ, अस्पताल से छूट गए। इतने दिनों में राजेंद्र ने किराए के मकान भी ढूंढ लिया, सारी व्यवस्था भी कर ली। बाबू को अस्पताल से लेकर वो तुरंत चला भी गया। निकिता जी को जब पता चला राजेंद्र सच में किराए के मकान लेकर रहने लगा है तो बड़ी मुश्किल से राजेंद्र का पता करके रोती हुई राजेंद्र के पास गई। बेटा, प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। बेटा, घर चलो, तुम्हारे बिना वो घर सूना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ से अपने आप को दूर मत करो। नहीं माँ, जैसे तुम माँ हो वैसे भी मैं भी बाप हूँ। मैं भी अपनी बच्ची की हालत जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अब इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रही बात आपकी, तो अगर आप चाहती हो कि मैं आपके पास आऊँ तो बिल्कुल आऊँगा। मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में आऊँ रहने के लिए, तो ये मुश्किल है। आप जाओ, अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी में ही हफ्ते में 2-3 दिन उन्हें लंच पर, डिनर पर बुलाओ, पकवान खिलाओ। यहाँ पर कम से कम मेरी पत्नी आज़ाद तो रहेगी। कल को कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो उसके हाथ में 2 पैसे रहेंगे, बाहर निकलने की आज़ादी रहेगी, किसी की मोहताज नहीं रहेगी। खुद गाड़ी बुला सकती है, बच्चों को अस्पताल ले जा सकती है, दिखा सकती है। माँ, अब आप जा सकती हो। मेरा बाबू अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, उसे आराम की और अपने माँ बाप की ज़रूरत है। कहते हुए राजेंद्र तुरंत बाबू को लेकर कमरे में चला गया। बेचारी निकिता जी दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। राजेंद्र ने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और ना ही खुशी ने। खुशी को देख निकिता जी ने कहा, बहू, कम से कम तुम तो समझो, तुम तो समझाओ बेटे को। क्या समझाओ माँ जी, क्या समझाओ? भूल गई मैं जो आपने किया था मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ। और वैसे भी माँ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? घर जाइए, अपनी बेटी और दामाद को बुलाइए, उनके लिए पकवान बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए। आपका दिन तो ऐसे ही कट जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बहू, बेटे और पोते के लिए कोई जगह नहीं है। जाइए अपनी बेटी और दामाद के पास, बनाइए उनके पसंद के खाने और खिलाइए। हम अपनी नमक रोटी में ही खुश है। कहते हुए खुशी भी चली गई। अब निकिता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। अपना सा मुंह लेकर रोती हुई चुपचाप घर चली आई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि राजेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी थी और बहू ने उनके सामने जबान खोली थी। बेटी दामाद के चलते, बेटी दामाद के प्यार में आज निकिता जी अपने बेटे, बहू और पोते को खो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।